आज हम लोग को पढ़ना है भारतीय संविधान के संक्षिप्त विस्तार। जैसे भारतीय संविधान के संक्षिप्त विकास। भारतीय संविधान का स्थापना कैसे हुआ, उससे पहले इसके कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसे उस समय जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हो रहा था, तो उस समय उस दौर में व्यापार करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने के उद्देश्य से बहुत सारे कंपनी आगे आ रही थी, जिसमें ब्रिटिश कंपनी शक्तिशाली के रूप में उभरी। और उस समय 1757 23 जून 1757 से पहले की बात है, जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम भारत में व्यापार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त किया, जो 15 वर्ष के लिए लागू हुआ। 15 वर्ष के लिए लागू हुआ। लेकिन 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। जब एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है, तब उनके स्थान पे जेम्स प्रथम आते हैं। जेम्स प्रथम आते हैं और जेम्स प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के लिए 1606 में संपूर्ण दक्षिण पूर्व में एकाधिकार को मान्यता दिया। एकाधिकार को मान्यता दिया। उस समय ब्रिटिश जो कंपनी हुआ करती थी, बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी। लेकिन होता क्या है, 23 जून 1757 की बात है, जब प्लासी का युद्ध होता है और बंगाल का नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच युद्ध होता है। उस समय बंगाल का जो नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला की हार होती है और ब्रिटिश कंपनी की जीत होती है। उसी में यह कहा जाता है कि ब्रिटिश कंपनी के लिए यह पहला सफलता का कारण था, और इसी में ब्रिटिश कंपनी का भारत में नींव पड़ा। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश कंपनी का नींव 1757 प्लासी के युद्ध में पड़ा था। और इस तरह आगे चलकर 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध होता है। और इस युद्ध में भारत के संयुक्त सेना और ब्रिटिश के बीच हुआ। यह युद्ध भारतीय एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ। लेकिन ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई और भारतीयों की हार हुई। और उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश को लगा कि अब हम लोग भारत पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर चुके हैं और भारत में एकाधिकार प्राप्त हो गया। माने ब्रिटिश को लग रहा था कि अब हम लोग भारत से वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद कुछ संधि होता है, जैसे इलाहाबाद की संधि 1765 में होता है।
उसके बाद 1771 में शासन प्रशासन चलाने के लिए उन लोगों को मान्यता मिल गया। लेकिन होता क्या है, उससे पहले हो जाता है, उसके बाद ऐसे ब्रिटिश जो कंपनी हुआ करती थी, ये लोग शक्तिशाली के रूप में उभर रही थी भारत में। इन सब को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश की संसद ने, अब ये मिटा दे, हम इसको मिटा देते हैं। सत्रह सौ इकहत्तर तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद ब्रिटिश ब्रिटिश संसद, हम लोग यहाँ भारत में संसद बोलते हैं, और लेकिन ब्रिटिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि जो ब्रिटिश कंपनी है, इसका जो इस कंपनी को नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिनियम लाया जाए, नहीं तो ये आगे चलकर हम लोग पर भारी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने एक अधिनियम लाते हैं लोग, जिसको हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। जब ये अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे। उन्होंने ही इस अधिनियम को लाए थे, और यह अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जो ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, और भारत पर भी। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग प्रयास एवं भूल की संज्ञा के नाम से जानते हैं। प्रयास एवं भूल की संज्ञा इसलिए जानते हैं क्योंकि उस समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल का गवर्नर पद लाया गया। बंगाल का गवर्नर उस समय हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव इसलिए हुआ करते थे क्योंकि 1757 के प्लासी के युद्ध के समय, उस युद्ध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्लाइव की। तो बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके, बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम में लाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसी अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय जो मुगल वंश के शक्तिशाली शासक हुआ करते थे औरंगजेब, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, तो ब्रिटिश जो कंपनी थी, उन लोगों ने, ब्रिटिश कंपनी ने छोटे छोटे भारत के छोटे छोटे हिस्से जैसे बंगाल, मैसूर, अवध पर अधिकार करते गए, और करते करते ऐसा एक समय आया जिसमें भारत 1973 के एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय
केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, ये समझ गए? आइए आगे। इसी अधिनियम के तहत राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रशासनिक की मान्यता मिली। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत राजनीतिक और प्रशासनिक की मान्यता मिली? तो 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये राजनीतिक और प्रशासनिक की मान्यता इसलिए मिली क्योंकि जब व्यापार करने के लिए जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो केवल व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन इसका अधिकार इतना बढ़ता गया कि आगे चलकर ये राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को भी देखने का काम कर रही थी। और इसमें इस अधिनियम में भी कुछ और विशेषता है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। अगर क्वेश्चन कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन कब किया गया था? तो 1774 में किया गया था। और इसके चार न्यायाधीश थे। जैसे एक मुख्य न्यायाधीश थी, उनका नाम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और तीन अन्य न्यायाधीश यहाँ देखेंगे, जैसे चेम्बर्स दूसरा, लेम्बेस्टर और तीसरा हाइड। एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश, ये हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हो गया और इसमें बंगाल का गवर्नर का पद को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल पद को लाया गया था। तो इनको कुछ शक्ति था और इनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, लेकिन इनके अधिकार के शक्तियों को बांटा नहीं गया था। इसलिए इसको हम इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग 1781 के सेटलमेंट एक्ट लाते हैं। आइए रिकॉल करते हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उस समय जब यह अधिनियम लाया गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे और इस अधिनियम को प्रयास एवं भूल की संज्ञा के नाम से जानते हैं। और बंगाल के गवर्नर पद को समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। राजनीतिक एवं प्रशासनिक की मान्यता मिली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ 1773 के एक्ट के तहत, लेकिन कब हुआ? 1774 में। और इनके एक मुख्य न्यायाधीश थी, कौन? एलिजा एम्पे, और तीन अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड। अब हम लोग इसको मिटाकर 1781 के सेटलमेंट एक्ट को पढ़ेंगे। इनकी कमी जो था, ये इसमें कमी भी था। और एक और मुख्य बात, इसमें इस अधिनियम को 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम को नियंत्रण अधिनियम के नाम से जानते हैं। मिटा देते हैं इसको। सत्रह सौ इक्यासी के सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट
सेटलमेंट कब लाया गया था? 1781 में। इसको लाने का उद्देश्य यह था क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसमें कुछ कमी था। कमी ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट और बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वारेन हेस्टिंग्स, उनके शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ था। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी का अधिकारी अगर अपने पद पर रहते हुए कोई भी अगर कार्य करते हैं उसके लिए वो न्यायालय में दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। कोई भी ब्रिटिश अधिकारी अगर पद पर रहते हुए कार्य करते हैं उसके लिए न्यायालय में दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। हो गया? जैसे भारत के राष्ट्रपति अगर अपने पद पर रहते हुए कोई भी निर्णय लेते हैं तो बाद में उनके ऊपर कोई न्यायालय मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसमें यही प्रावधान दिया गया। ठीक है। अब आइए एक और अधिनियम बनता है। 1784 के पीटर्स एक्ट। उस समय 1784 के पीटर्स एक्ट, ये अधिनियम 1784 में लाया गया था और उस समय ब्रिटेन 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 के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। इन्हीं के कहने पर 1784 के पीटर्स एक्ट लाया गया। इसकी ये विशेषता थी क्योंकि इसमें कंपनी को चलाने के लिए पहले से डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक कार्य को संभालता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये राजनीतिक मामले के बारे में जानकारी देता था। दो विशेषण 1784 के ब्रिटिश एक्ट के तहत उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे और इन्हीं के कहने पर विलियम पिट के कहने पर यह अधिनियम लाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के व्यापार के क्षेत्र के कार्य को संभालता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले के बारे में जानकारी देता था। इसको हम लोग भारत में शासन के रूप में जानते हैं। हो गया? इसकी यही विशेषता है। पहला विशेषता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट था। दूसरी विशेषता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना किया गया जिससे व्यापारिक कार्य को चलाने के लिए। तीसरा विशेषता बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले के बारे में जानकारी देता था। चौथा विशेषता
इसके इतना तो समझ गए हैं, इसके आगे आइए अगला अधिनियम। अगला अधिनियम है 1793। 1793 के चार्टर एक्ट, इसकी मुख्य बातें, इस पे ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण एवं भारत के राजस्व से ब्रिटिश अधिकारी को वेतन भत्ता दिया जाएगा। राजस्व से ब्रिटिश अधिकारी को वेतन भत्ते दिए जाएंगे। हो गया। इसके बाद अगला अधिनियम, और इससे पहले एक अधिनियम बताए थे जो 1784 के पिटस इंडिया एक्ट, उसके बाद एक और अधिनियम आता है 1786 का अधिनियम, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो अधिकार प्राप्त हुआ था। ये बात याद रखेंगे। इसके बाद ये अधिनियम है। उसके बाद अगला अधिनियम 1813 के चार्टर एक्ट, इसकी विशेषता जानिए। इसमें इस अधिनियम में ईसाई मसीहियों का आगमन हुआ। ईसाई का भारत में आगमन। दूसरी विशेषता, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च होगा। तीसरा बात, जो ब्रिटिश कंपनी का एक अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ और पूर्वी भारत के साथ चाय का व्यापार के लिए रखा गया। चीन एवं पूर्वी एशिया के साथ व्यापार वैसा ही चलेगा। ठीक है। इस अधिनियम को रोजगारों के लिए सब किसी के लिए खोल दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ, जो एक अधिकार का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का अधिकार या किसी एक कंपनी का अधिकार। तो ऐसा नहीं है। जब एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो ब्रिटिश जितने भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए वहाँ के उद्योगपति कोई भी है या कोई भी कंपनी है, वो भारत में आकर या दक्षिण पूर्वी एशिया में आकर व्यापार कर सकते हैं। इसकी विशेषता जानिए। ईसाइयों का भारत में आगमन हुआ इस अधिनियम में। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होगा। कंपनी का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार वैसा ही चलेगा 20 वर्षों के लिए। इसके आगे का अधिनियम, इसका अगला अधिनियम 1833 के अधिनियम एक नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता, इसमें कहा गया धर्म पे, जाति पे, वंश पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। माने कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश कंपनी में शामिल हो सकता है। धर्म, जाति, वंश पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा बात,
बंगाल बंगाल के गवर्नर जनरल के पद समाप्त करके और भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया। भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया। ठीक है। और तीसरा बात, एक ऐसा बजट बनाया जाए जो सब भारत के सब किसी पे लागू किया हो। एक बजट का प्रावधान किया गया है, बजट का उल्लेख मिलता है। हो गया। और चौथा बात, यही बंगाल भारत के गवर्नर जनरल पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ करते थे। इन्हीं के चौथे सदस्य जो हुआ करते थे मैकाले के अनुशंसा पे शिक्षा आयोग का स्थापना किया गया था। शिक्षा पर जोर दिया गया। हो गया। उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया जो 33 का एक्ट है और 1843 में। हो गया। यही 1833 का अधिनियम का एक विशेषता है। धर्म जाति पर भेदभाव नहीं होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके और भारत के गवर्नर जनरल पद लाया गया। और कौन हुए? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और उन्हीं के सहयोगी थे कौन? मैकाले, जिन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। वो अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। एक बजट बना जो सब किसी के लिए उल्लेख है, उसमें सब किसी के लिए बराबर ही रहेगा भारत में। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। हाँ, और एक और बात, छठा बात, जो एकाधिकार जो बचा था चीन के साथ भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगर क्वेश्चन कहेगा कि एक अधिकार को आंशिक रूप से किस अधिनियम में किया गया था, तो 1833 का अधिनियम। और एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किस अधिनियम में किया गया था, तो 1933 का अधिनियम। ठीक है, ये हो गया। और इसके आगे अगला अधिनियम मिटाते हैं इसको। इसमें 20 वर्ष जोड़िए, 3, 3, 2, 5 और 8 हो गया। 1853 का अधिनियम। इस अधिनियम में सिविल सर्विस का पद को सृजन किया गया, क्योंकि उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो सिविल सर्विस का परीक्षा लिया जाता था, इसमें यह कहा गया कि सिविल सर्विस का जो पद है इसमें इसी के तहत लाया जाएगा। दूसरा बात, इसमें एक ही जानिए, इसमें कोई ज्यादा जानने की बात नहीं है। इसका अगला अधिनियम। हाँ, और एक और बात, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का अंतिम अधिनियम था। ब्रिटिश संसद का अंतिम अधिनियम था। अधिनियम मतलब एक्ट हो गया। इसका अगला अधिनियम 1858 का अधिनियम। इसकी विशेषता देखिए, अधिनियम इसमें भारत का गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके और भारत के वायसराय पद को लाया गया। इसमें वायसराय का पद का सृजन हुआ, पहला बात। दूसरा बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। हो गया, समाप्त कर दिया गया। तीसरा बात लिख देते हैं, डायरेक्टर और कंट्रोलर याद रखिए इसे। अगला बात, इसमें इसको समाप्त करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद को समाप्त करके तो इसमें भारत के राज्य सचिव का पद लाया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है, भारत के राज्य का सचिव का पद का सृजन किस अधिनियम में किया गया था? 1858 का अधिनियम।
अगला बात, यह अधिनियम हाँ, इस अधिनियम में लोकतांत्रिक के कुछ विशेषता के बारे में प्रावधान मिलता है। हाँ, और ब्रिटिश, हाँ अगला अधिनियम, इसमें इस अधिनियम में एक और बात है, जो शासन प्रशासन ब्रिटिश कंपनी कर रही थी, अब भारत में शासन प्रशासन क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया, ये विशेषता है। वायसराय का पद का सृजन हुआ, डायरेक्टर और कंट्रोलर का पद समाप्त करके भारत के राज्य सचिव का पद लाया गया, क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। अगला अधिनियम 1861 के अधिनियम, इसकी विशेषता, पहला, कैबिनेट प्रणाली प्लस मंत्रिमंडल का सृजन हुआ। ऐसा नहीं होता है जैसे गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब मंत्री का पद इसमें लाया गया था 1861 का अधिनियम। इसमें जैसे विधि बनाने की सबसे बड़ी संस्था होती है संसद। अगर संसद ही काम ना करे तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई कानून बनाना है तो अध्यादेश के द्वारा कोई नियम या कानून बना देते हैं आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। वैसे ही इस अधिनियम में अध्यादेश जारी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ। और इस समय जो 6 महीना तक यह अध्यादेश जारी रहेगा, उस समय भी 6 महीने तक लागू रहेगा, 6 महीना इसमें प्रावधान किया गया। और इसी के चलते 1861 के अधिनियम के चलते 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किए, जो पटियाला के राजा, बनारस के राजा, और तीसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, और दिनकर राव को शामिल किया गया। हो गया, यहाँ तक हो गया। आइए समझते हैं 1861 का अधिनियम। इस अधिनियम में कैबिनेट प्रणाली और मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, अध्यादेश जारी किया गया, और जारी कौन करेंगे? गवर्नर जनरल। कितने माह तक लागू रहेगा? वो महिला यहाँ लिखा गया है, महीना, 6 महीना। और 1862 में ही इसी अधिनियम के द्वारा कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल करते हैं, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव को शामिल करते हैं। इसके बाद अगला अधिनियम 1892 का अधिनियम, इसकी विशेषता, इसमें सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया। दूसरा विशेषता, जो बजट था ना 1861 में, नहीं 1833 का अधिनियम में, 1833 का अधिनियम में, इसमें बजट पर बहस भारतीय कर सकते हैं, बजट पर भारतीय बहस कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। ये 2 विशेषता याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया और बजट पर बहस कर सकते हैं। उसके बाद 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम, ये अधिनियम को मरले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। मरले
ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव का पद था, जो 1858 का अधिनियम में लाया गया था। मिंटो, ये भारत में वायसराय का पद था, जो ये भी 1858 का अधिनियम में लाया गया था। अब देखिए 1909 का अधिनियम, मार्लो मिंटो अधिनियम, ये अधिनियम 1909 में लाया गया था। और ये अधिनियम सबसे कम दिन चलने वाला अधिनियम था। दूसरा बात, इसमें सांप्रदायिकता का स्थापना किया गया था, और किए कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इसीलिए सांप्रदायिकता का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। और इसकी एक और विशेषता है, हाँ, इसमें जो 1892 का अधिनियम में जो बजट पर भारतीय बहस कर सकते हैं, अब इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मत दे सकते हैं, और इस बजट को रोक सकते हैं। पूरा अधिकार हो गया। और तीसरा बात, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बात, विधान वायसराय के कार्य परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सत्येंद्र नाथ सिन्हा को पहली बार माने वायसराय के कार्य प्रणाली में शामिल किया गया था। हो गया। और इसमें एक और विशेषता है, इतना जानिए, सबसे कम दिन चलने वाला अधिनियम था 1909 का अधिनियम। सांप्रदायिकता का स्थापना इसी अधिनियम में किया गया था। बजट पर बहस करना, उसको रोकना, संशोधन करना, इसी अधिनियम में पारित हुआ। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय के कार्य परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय यही बने जो विधि अधिकारी थे। क्या थे ये? विधि अधिकारी। हो गया। अब इसके आगे एक और अधिनियम आता है, इसका नाम है 19 के चार्टर एक्ट। मिला देते हैं इसको। रुक अभी मत आइए। अब रहने देते हैं। अब इसका जो दो टॉपिक है, एक 19 का चेम्सफोर्ड अधिनियम और एक 1935 का अधिनियम, जो कल इसको बताएंगे। चेम्सफोर्ड अधिनियम अभी जो आप लोग जो पढ़ाए हैं बस इतना ही रहने देते हैं, और अगला जो टॉपिक बच रहा है उसको हम कल बताएंगे।